नया ऐड कर रहे हो, सिंपल याद रखो अगर आपको आसान बनाना है तो ये, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स है, कि आपने एसिमुलेट किया, कुछ पुराना मॉडिफाई किया है या बिल्कुल नया बनाया है, उस मॉडिफिकेशन की वजह से अगर नया बनाना पड़ा है तो ऐसे एकोमोडेशन है, नहीं तो ऐड कर लिया सिंपली एग्जिस्टिंग नॉलेज में तो एसिमुलेशन है। अब प्याजे की 4 स्टेजेस हैं जिनको हम समझेंगे एक एक करके। प्याजे की 4 स्टेजेस हैं, SPCF से याद रखना है। सम पीपल कांट फोकस, ऐसे याद रख लेते, कुछ लोगों का ध्यान नहीं लग पाता, ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको ये हमेशा याद रहेगा कि जो सीक्वेंस है प्याजे की स्टेजेस का वो सेम है। SPCF क्या है, यही सीक्वेंस है। SPCF सम पीपल कांट फोकस, पहली स्टेज है, इनका नाम भी पूछ लिया जाता है तो ये ध्यान में जरूर रखेंगे, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यानी संवेदी परक अवस्था, संवेदी परक या संवेदी गामक कह देते हैं कई लोग। जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, बर्थ टू 2 ईयर्स या 0 to 2 ईयर्स। अब कई लोग कहेंगे 0 तो कुछ नहीं होता, हाँ बिल्कुल 0 कुछ नहीं होता, जब से बच्चा पैदा हो गया 0 थोड़ी है, लेकिन SPCA नहीं है, SPCF है। लेकिन अगर मैं कहूं जब तक 365 दिन नहीं होंगे आप उसको 1 साल नहीं कह पाएंगे, तो इसलिए 0 to 2 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आता है आपका नेक्स्ट प्री ऑपरेशनल स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल, S फॉर सेंसरी मोटर। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी ऑपरेशन का मतलब है यहां लॉजिक से, कि अभी लॉजिक आने से पहले की अवस्था, क्योंकि दिमाग के विकास की स्टेजेस हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की या संज्ञानात्मक विकास की स्टेजेस, इनको हम कह रहे हैं कि 4 चरणों में एज के अकॉर्डिंग दिमाग का विकास होगा। इसको हम पूर्व संक्रियात्मक, ऑपरेशन मतलब संक्रिया या लॉजिक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी लॉजिक से पहले की अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, ठीक है। अभी हम ये अलग अलग से करेंगे एक एक। फिर C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त संक्रियात्मक, यहां लॉजिक आ जाएगा 7 से 11 वर्ष। फिर आता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल क्या है भाई, फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष या 11 एंड अबव कह देते हैं। ये 4 स्टेजेस हैं, ये इनकी एज है, एज वाइज बांटा हुआ है, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस कहते हैं प्याजे डेवलपमेंट को। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना, संज्ञानात्मक विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। अब पहली स्टेज के बारे में पढ़ते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, जन्म से 2 वर्ष, इसको इंद्रिय गामक या संवेदी गामक या संवेदी परक अवस्था कह देते हैं। मैं हिंदी में लिखती हुई चलूंगी, सब कुछ टेंशन मत लेना। संवेदी परक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष का बच्चा होगा इस उम्र में। ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेजेस वाइज, एज वाइज हमारे दिमाग का विकास होता है, ठीक है ना। अगर हम देखें पहला जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, हर स्टेज में क्या विशेषताएं आती हैं उसकी बात चल रही है, क्या एक्टिविटीज करेगा बच्चा। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होती हैं आपकी अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे आपके दिल का धड़कना, आपकी पलकों का झपकना, इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप होती हैं ऑटोमेटिकली। डाइजेशन आपका ऑटोमेटिकली, ऐसे बच्चे की बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। जैसे आपने बच्चे को टच किया वो ऐसे करेगा, आपने उसके हाथ पे ऐसे लगाया, मतलब पैर के बीचों बीच अगर आप लगाएंगे, इसको मोरो रिफ्लेक्स कहते हैं, ऐसे लगाएंगे तो वो पैर ऐसे कर लेगा, ठीक। तो ये क्या है, ये कई सारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो धीरे धीरे इस एज में कम होते जाते हैं, जन्म से 2 वर्ष की तरफ बढ़ते बढ़ते, और वो खुद से एक्शन लेने लगता है, यानी ऑटोमेटिक एक्शंस की बजाय धीरे धीरे अब वो खुद पे कंट्रोल ला रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें सेंसेस आर, जैसे सकिंग, जो चूसना है वो स्कीमा उसके अंदर बाय डिफॉल्ट है, तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शंस हमेशा रह जाते हैं। जैसे भाई बच्चे को, तो अगर हम बात करें जैसे जैसे बड़ा होगा तो अब उसकी मर्जी है उसको मुस्कुराना या नहीं, है ना। अब बहुत सारी चीजें आप आंखों की पलकों को कुछ देर तक रोक के रख सकते हैं, अब ये रिफ्लेक्स भी है लेकिन इस पे आपका कंट्रोल भी है, ठीक है ना। तो अगर हम देखें इस उम्र में, क्योंकि बच्चा सेंसेस से ही सीखता है, इसलिए सेंसरी मोटर कह रहे हैं। वो जो डेवलपमेंट में हमने पढ़ा था सेंसरी मोटर, सेंसेस प्लस मोटर, ये जो 5 सेंसेस हैं आपके, कौन से भाई, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, आपके आईज, ईयर, जो टंग, टेस्ट जिसको हम कहते हैं, है ना, आपका फील यानी आपकी जो त्वचा है उसमें आप फील कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम, सीइंग यानी देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, ये सब जो है आपकी, या स्मेल करना, ये सब क्या है आपके सेंसेस हैं। और इन सेंसेस के माध्यम से, इन सेंसेस के माध्यम से हम दुनिया की समझ बताते हैं। इसीलिए मैं इसको कहती हूं कि सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज, यानी ये 5 सेंसेस, और मैं किसी चीज को टच करूं, गर्म पक्का पता लग जाएगा बच्चे को, है ना।
तो ये मोटर एक्टिविटीज क्या, चल फिर के जाएगा वो, तो चल के फिर के जो एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी, और इन 5 सेंसेस के माध्यम से वो दुनिया की समझ बनाता है। तो अगर हम देखें, हाँ डिलीट करना पड़ रहा है कुछ तो भी अकोमोडेशन में आ जाएगा, कह सकते हैं तीशा। रिफ्लेक्स एक्शंस यानी सेंसेस आर टीचर्स। बच्चे के जो सेंसेस हैं, उसकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वही उसके लिए उसके शिक्षकों का काम करती हैं जन्म से 2 वर्ष में। जैसे शिक्षक क्या करते हैं, हमें चीजें सिखाते हैं, वैसे ही हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी ये 5 सेंसेस हमें चीजें सिखाते हैं जन्म से 2 वर्ष के अंदर। तो ये मेरी लाइन है कि सेंसेस आर टीचर्स इन दिस पर्टिकुलर स्टेज। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वही हमारे टीचर्स होते हैं, शिक्षक होते हैं। क्योंकि बच्चा, इस पे एक क्वेश्चन भी आता है कि वो कौन सी उम्र है जब बच्चा अपनी आंखों से, कानों से, है ना, हाथों से सोचता है। इन वॉट स्टेज द चाइल्ड थिंक्स विद हिज हैंड, आई, हेड, इन सबसे कैसे, ईयर्स, मतलब अपने सेंसेस से सोचता है, तो वो सेंसरी मोटर स्टेज है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेज है जब बच्चा अपने ईयर्स, अपने हैंड्स, यानी कोई एक्टिविटी वो कर रहा है तो आईज, इन सबसे, थिंग्स बाय ऑल ऑफ दीज, थिंग्स बाय ऑल दीज सेंसेस, यानी इन सब का इस्तेमाल करेगा। उसके लिए सोचना क्या है, उसने कोई चीज टच की, पता लगा गर्म है, देखी आंखों से तो पता लगा उसे, तो ऑल दीज सेंसेस या ऑर्गन्स। तो मतलब हम कह सकते हैं यहां पे कि बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से दुनिया की समझ बनाता है। कौन सी स्टेज में, जन्म से 2 वर्ष में, सेंसरी मोटर स्टेज में। सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस प्लस मोटर एक्टिविटीज यानी फिजिकल एक्टिविटीज। अब आता है एक नेक्स्ट और चीज इस स्टेज में आती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। इसको हम कहते हैं, गोल मतलब दिशा, निर्देशित, डायरेक्टेड मतलब निर्देशित, दिशा निर्देशित व्यवहार। दिशा निर्देशित व्यवहार क्या है ये दिशा निर्देशित व्यवहार? किसी गोल के प्रति या गोल की डायरेक्शन में बिहेवियर करना या एक्टिविटी करना। अब आप कहेंगे इतना छोटा बच्चा है, कौन सा गोल, कौन सा उसे यूपीएससी क्रैक करना है भाई जन्म से 2 वर्ष में, है ना? एग्जैक्टली चंद्रिका, कैसे? अच्छे वे में ना, बढ़िया से सीख रहे हैं ना हम, धीरे धीरे सीख रहे हैं। यूट्यूब पे हम ऑलमोस्ट क्वेश्चन ही कर रहे होते हैं हर दिन। तो अगर हम देखें दिशा निर्देशित, अब ऐसा तो नहीं है गोल कोई यहाँ यूपीएससी का गोल थोड़ी है शेख, कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कि उसको पापा से पैसे चाहिए जन्म से 2 वर्ष में, उसे पता भी नहीं होगी पैसे की डेफिनेशन ठीक से, ठीक है ना? किसी से शादी करनी है, गर्लफ्रेंड बनानी है, बॉयफ्रेंड बनाना है, ये थोड़ी गोल्स हैं, है ना? बॉडी बनानी है जिम जाके, ये थोड़ी गोल्स हैं। उसके गोल्स क्या होंगे बच्चे के? बच्चे के गोल्स होंगे आपके यहाँ पे सिंपल, हाँ निर्देशित ठीक कर लेना यार, है ना? बच्चे के जो गोल्स होंगे यहाँ पे वो होंगे आपके, ये बॉटल रखी हुई है टेबल पे, उसको उस बॉटल तक जाना है। चाहे तो वो ठीक से चल नहीं पा रहा तो क्रॉलिंग करके जाएगा, रगड़ रगड़ के चलता हुआ हाथ पैरों से, चल के जा सकता है तो वहां जाएगा, टच करेगा, पता लगा गर्म है। उसके लिए उस बॉटल को उठाना गोल है। कोई स्विच दिख गया उसमें उंगली देना ही गोल है उसके लिए, है ना? कि वो फिंगर स्विच के प्लग के अंदर डाल के देख रहा है। तभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मौसमी क्या करना है बच्चों के केस में, जहां छोटे बच्चे होते हैं वहां हम, जैसे मेरे भाई के केस में जब वो छोटा था तो हमने सारे जो स्विच थे उनको बंद करा दिया था, जो नीचे पड़ते हैं, जिन तक बच्चा पहुंच सकता है, क्योंकि वो उसके लिए खतरनाक हो सकते हैं। बच्चे को थोड़ी पता है उनसे करंट लगेगा, उसको तो एक्सपेरिमेंट करना है। वो तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, उसके लिए तो गोल है वो, कि जो भी चीज रखी हुई है सामने, खाना है, कुछ और है, उसको नहीं पता, उसके लिए वो गोल है। तो ये मग अगर रखा हुआ टेबल पे तो वो वहां तक पहुंचेगा गोल की दिशा में व्यवहार करता हुआ, ठीक है ना? उसकी कोई टॉय हो सकता है उसका, तो उसकी तरफ पहुंचेगा, टॉय को पकड़ना, जो उसको दिख गया टेबल पे रखा हुआ, कहीं और रखा हुआ, उसको बस पहुंचना है उस तक। ये क्या है? गोल की दिशा में व्यवहार करना उसके लिए। थर्ड क्या हो सकता है? मम्मी की तरफ जा रहा है चल के, तो वो भी उसके लिए गोल डायरेक्शन की बिहेवियर है। अपनी मिल्क की बॉटल पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो भी गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है, ठीक है? ऑब्जेक्ट परमानेंस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, या एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की जब हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, परमानेंस का मतलब होता है स्थायी हो जाना, वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, जो एबिलिटी है, क्षमता है, इस स्टेज में आ जाती है। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, इसको ठीक से समझते हैं, फिर आएंगे डेफर्ड इमिटेशन पे, वो तो आसान है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट परमानेंस की, इसको ठीक से समझना, गड़बड़ हो जाती है इसमें। समझने से ज्यादा ये ध्यान रखना है कब आता है कब नहीं आता। ऑब्जेक्ट परमानेंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट परमानेंस को क्या कहेंगे? हाँ, कोई की है, कोई टॉय है, वॉट एवर इट इज, कोई चश्मा रखा हुआ है किसी का, स्पेक्ट्स, आप समझ ही सकते हैं, बच्चे हम सबने देखे आसपास,
है ना, ये जीवन से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है आपके। तो वस्तु स्थायित्व की जब हम बात कर रहे हैं, वस्तु स्थायित्व की जब हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था का ही कैरेक्टरिस्टिक है सेंसरी मोटर का। वो ताव वाला गेम आपने देखा होगा, है ना, हम बच्चे के सामने क्या करते हैं? जी अनूप बताइए, हम क्या करते हैं? बच्चे को शक्ल दिखाती है मम्मी उसकी या कोई भी उसके आसपास के रिलेटिव, और ऐसे हाथ लगाते हैं और हटाते हैं, बोलते हैं ता, तो वो खुश हो जाता है एकदम। वो क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा, है ना। कोई खिलौना उसके हाथ से ले लिया, छिपा लिया, थोड़ी देर बाद दिखाया, एकदम से खुश। तो ये क्या है? ये है आपका, हाँ मीनू, ये है आपका कि अभी दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है। उसको लग रहा है मम्मी ने ऐसे हाथ लगाया, मम्मी गायब है, मम्मी ने हाथ हटाया, खुश हो गया। आज आपको करके दिखाऊं मैं, ये आपको हंसी आ रही है? आपको क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, है ना। कोई हंस भी रहा होगा तो हंसने की एक्टिंग कर रहा होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट परमानेंट अभी नहीं हुआ। अगर आप 5 महीने के बच्चे के साथ ये करेंगे, 6 महीने के बच्चे के साथ करेंगे, कई केसेस में 7, 8, 9 महीने के बच्चे के साथ भी करेंगे, तब भी ऐसा हो सकता है कि आपने मान लीजिए कोई खिलौना लिया और उस खिलौने को, उस टॉय को चादर के नीचे छिपा दिया। अब बच्चा उसको ज्यादा देर ढूंढेगा नहीं, थोड़ी देर में भूल जाएगा कि वो खिलौना कहां है, कहां गया, कुछ नहीं। जब वो उसे ढूंढने की कोशिश करे और वो देखे यार वो चादर के नीचे छिपाया हुआ है या यहीं कहीं है, ढूंढने लग रहा है, वो बच्चा ढूंढेगा उस टॉय को। इसका मतलब उसको इस बात की समझ हो गई है या उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंट हो गया है कि बेशक मेरे सामने नहीं है वो, बेशक वो मेरे सामने नहीं है जो टॉय है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो एग्जिस्ट तो करता है। अगर हम शुरुआत की बात करें तो एक कॉन्सेप्ट होता है, प्यार मोहब्बत में भी लागू होता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ध्यान से समझिएगा, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नजर से दूर गया, दिमाग से भी दूर, माइंड, ठीक है जी। मतलब जो सामने नहीं है, जो नजर के सामने नहीं है, साइट से दूर यानी नजर से दूर, दिमाग से भी दूर। तो यहां पे जब जन्म के कुछ महीने हैं तो उस समय पे अगर आपने सामने से कोई चीज हटा ली, थोड़ी बहुत देर याद है भी तो है, नहीं तो भूल जाएगा उसके बारे में, खेलने लग जाएगा, कुछ और दे दो उसको, दूसरे खिलौने से खेलने लग जाएगा, है ना। तो ये क्या है? बिल्कुल कोमल, तो ये आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट लागू होता है शुरुआत के कुछ महीनों में, इस स्टेज की शुरुआत में, ठीक है ना, कि जो चीज सामने नहीं है ना। साथ में पढ़ते थे, मैंने ऐसे बहुत किस्से सुने मेरे कुछ फ्रेंड्स के भी, और आपने भी देखा होगा, है ना। अपने एक्सपीरियंस का तो मैं क्यों ही बताऊं आपको, है। देखो ज्यादा पर्सनल हो जाएगा, मजाक कर रही हूं। देखो कि 2 लोग साथ में पढ़ते हैं कॉलेज में, प्यार मोहब्बत हो गया, है ना, या ट्यूशन में, स्कूल में। अब स्कूल से जैसे ही आप, इवन आजकल तो जमाना है 9th 10th में भी अगर आप पढ़ रहे हैं एक क्लासरूम में और 11th में आपका बहुत कोई गर्लफ्रेंड बन गई या बॉयफ्रेंड बन गया, और 11th में उसने, या इवन दोस्तों के केस में भी चीज लागू होती है, और आपने साइंस लिया, उसने ले लिया कॉमर्स, या स्कूल चेंज कर लिया। अब आपकी दोस्ती उतनी अच्छी नहीं रही जितनी पहले थी, धीरे 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 करके आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो गया, क्योंकि अब वो आपको रोज दिखता नहीं है क्लास में, या दिखती नहीं है, या आप कॉलेज में थे और आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वो किसी और सिटी में चले जाते हैं, उनकी अलग नौकरी लग जाती है, आपकी अलग लग जाती है। अब आप ज्यादा टच में नहीं है और आपको बहुत धीरे धीरे करके वो उतना कनेक्शन भी फील नहीं होता है, और आप उतना एक दूसरे को आप समझते भी नहीं है ना। कोई कह रहा है फिर मैम एक्स को क्यों नहीं भूल पाते? क्योंकि आप इस स्टेज में नहीं है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड अगर नहीं हो पा रहा, दैट मीन्स अब आप बड़े हो गए, आपकी मेमोरी ज्यादा डेवलप हो गई है ना। अब आपको चीजें ज्यादा याद रहती हैं, और मोह तो है ही ना हम लोगों में, तो वो अलग कहानी है, बट ये समझाने का मैं एक एग्जांपल लेने की कोशिश कर रही थी कि अगर सामने नहीं है कोई चीज तो हम भूलने लगते हैं उसको, जैसे मिल्क की बॉटल भी बिल्कुल। तो अगर हम देखें आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड होता है इस स्टेज में, इस स्टेज की शुरुआत में, बाद में नहीं होगा, इस स्टेज के अंत तक आते आते आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी है एक तो हमें, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या है, अब क्योंकि बच्चे की स्मृति यानी मेमोरी जो है वो डेवलप हो रही है धीरे धीरे, तो अब वो चीजों को भूलता नहीं है आसानी से। जैसे आप कोई कह रहा था ना अभी एक्स को नहीं भूल पा रहे हैं, क्योंकि आपकी मेमोरी ठीक ठाक डेवलप हो गई है, ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में परमानेंट हो गया है। हाँ तुलसी कह सकते हो कि बच्चा ऐसा अज्यूम कर रहा है कि ऑब्जेक्ट इज नो मोर देयर व्हेन द चाइल्ड कैन नॉट सी इट, यानी जब बच्चा किसी ऑब्जेक्ट को, इस पेन को भी या किसी टॉय को भी नहीं देख पा रहा, तो वो मान रहा है कि वो है ही नहीं, गायब हो गया कहीं, है ना। हम कहते हैं ना चिड़िया ले गई, हम ये हो गया वो ले गया, ये सब चीजें हम कहते हैं बच्चा मान लेता है, ठीक है ना।
तो अगर हम देखें, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाती है कई बार चीजें, कई बार नहीं होती है बड़ों के केस में, बट बच्चों के केस में तो हो ही जाती है। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ है। एक चीज का आपको यहां ध्यान रखना है कि इस स्टेज के शुरुआत में देखना, दो चीजें हैं यहां पे, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी है इस स्टेज में, लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, ओपी लिख रही हूं मैं इसको, और लैक अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज में है। मतलब क्या हुआ, इस स्टेज के शुरुआत में, इस स्टेज के शुरुआत में कमी है बच्चे के ऑब्जेक्ट परमानेंस में। बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंट नहीं हुआ, कोई छिपा देंगे कोई चीज, वो नहीं रोएगा उसके लिए। लेकिन स्टेज के अंत तक आते आते 18 से 24 महीने आते आते उसके दिमाग में ऑब्जेक्ट परमानेंट होने लगता है। अब वो नहीं भूलता चीजें, अब वो रोएगा उस खिलौने के लिए, या फिर आपने चादर के पीछे छिपा दिया तो वो ढूंढता हुआ जाएगा। तो अगर वो सर्च करे किसी ऑब्जेक्ट को छिपाने के बाद भी, हाइड करने के बाद भी, इसका मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव कर लिया है। और अगर नहीं कर रहा है तो लैक ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है। तो एक क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी कब होती है? इसी स्टेज में। कौन सी स्टेज में? सेंसरी मोटर, संवेदी परक, जन्म से 2 वर्ष। और इसका अचीवमेंट यानी उपलब्धि कब है? ऑब्जेक्ट परमानेंस आ कब जाता है बच्चे में, यानी वस्तु स्थायी कब हो जाती है? तो इसी स्टेज के अंत तक आते आते। और भी थोड़ा बहुत समय लगता है, जो नेक्स्ट स्टेज है उसमें भी ये चलता रहती है अवस्था कुछ बच्चों के केस में, लेकिन इसकी विशेषता यही है कि हम इसी स्टेज में इसको काउंट करते हैं जनरली। ठीक है ना। वस्तु स्थायित्व कहेंगे, उपलब्धि, वस्तु स्थायित्व की उपलब्धि भी इसी अवस्था में और इसकी कमी भी इसी अवस्था में, है ना। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड को क्या कहेंगे? लिखवा देंगे, नजर से दूर दिमाग से भी दूर, ये मान लो आप, ये तो कहावत टाइप की बात है। ठीक, तो ये जन्म से 2 वर्ष की कुछ विशेषताएं हुई। अब आते हैं डेफर्ड इमिटेशन पे। इस पर क्वेश्चन भी मैं कराऊंगी, डोंट वरी। डेफर्ड इमिटेशन की जब बात हो रही है यहां पे, 4th पॉइंट, डेफर्ड इमिटेशन, ये भी इसी स्टेज में है। डेफर्ड का मतलब होता है विलंब, देर से, विलंबित अनुकरण। इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना या अनुकरण करना, है ना, डेफर्ड इमिटेशन। अब ये डेफर्ड इमिटेशन क्या है भाई? आपने देखा, बच्चे ने देखा, जन्म से 2 वर्ष के बीच का ही बच्चा है क्योंकि ये स्टेज इसी में चलती है। बच्चे ने देखा पिताजी क्या कर रहे हैं, एक शीशे को देख करके शेव कर रहे हैं, मम्मी शीशे में देख करके क्या कर रही है, मेकअप कर रही है, है ना। पापा शेव कर रहे हैं, मम्मी भी शेव कर सकती हैं वैसे, बट नॉट लिटरली। पापा शेव कर रहे हैं, है ना, दाढ़ी बना रहे हैं। और मदर है एक बच्चे की, मदर है तो थोड़ा अलग स्टाइल में बनेंगी। आपको पता ही है मेरी ड्राइंग स्किल्स उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तो मदर है, वो क्या कर रही हैं, वो बाल बना रही हैं या मेकअप कर रही हैं मान लीजिए, है ना। पापा भी मेकअप कर सकते हैं, आजकल चलता है, ठीक है। तो मदर जो है वो अपने बाल बना रही हैं या मेकअप कर रही हैं, बिंदी लगा रही हैं मान लीजिए मिरर को देख करके, ये बीच में मिरर है, इधर पापा शेव कर रहे हैं। बच्चे ने देखा, ठीक है, देख लिया। एक दिन आप आए घर पे, बच्चे को छोड़ गए थे थोड़ी देर के लिए किसी के पास, इधर उधर उनकी नजर हुई और बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने लिपस्टिक लगाई हुई है आंखों पे और गालों पे, और काजल लगाया हुआ है होठों पे, है ना। हाँ, आजकल तो करती है मम्मी से जो है कह रही है। देखिए, तो अब बच्चे ने दिमाग में रख ली ये चीज कि देख लिया उसने। अब वो इमिटेट अभी नहीं कर रहा, तुरंत नहीं कर रहा, डेफर करके यानी विलंब करके, किसी और दिन किसी और समय करेगा। इस दिन वो शेव करता हुआ पकड़ा गया, उसने देखा था क्योंकि पापा को करते हुए ये चीज, कोई शब्द आपसे सुन लिया, कभी और बोलेगा उसको। तो ये सब क्या है, ये आता है डेफर्ड इमिटेशन में, यानी तुरंत नहीं किया उसने नकल, लेकिन किसी और दिन किसी और समय कर लिया। यानी वो अब मेमोरी क्योंकि उसके दिमाग में डेवलप हो रही है, तो वो क्या करेगा, हाँ, तो आंखों पे लिपस्टिक और होठों पे काजल लगा के बैठा हुआ है बच्चा, माँ को करंट लग गया, हाँ, बाल थोड़े जो है तो समझ रहे हो ना, ये डेफर्ड इमिटेशन का उदाहरण है कि बच्चे ने देखा मिरर में बच्चे के पिताजी जो है शेव कर रहे हैं, तो अगले दिन वो भी लेके लगा हुआ है, वो चाहे शेव के लिए दाढ़ी है नहीं है ना। और मदर को देख करके वो मेकअप कर रहा है, कुछ भी, क्योंकि उसने देखा है तो वो रिपीट कर सकता है उस चीज को, यानी इमिटेट कर सकता है। कीर्ति कह रही है मेरा बेटा करता है ऐसा है, बहुत लोगों के बच्चे या आसपास जो भी बच्चे होंगे वो जरूर करते होंगे, है ना। ये सब में होता है, यानी धीरे धीरे वो, अभी इसीलिए तो नन्हा वैज्ञानिक कह रहे हैं, लिटिल साइंटिस्ट कह रहे हैं पियाजे को, एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज कह रहे हैं ना, क्योंकि वो अपनी समझ का निर्माण कर रहा है ये सब कर करके एक्टिविटीज के थ्रू। मम्मी को कपड़े धोते हुए देख लिया, किस दिन खुद लगा हुआ है, झाड़ू लगाते हुए देख लिया, किस दिन खुद लगा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो ये थी इस स्टेज की कहानी।
सेंसरी मोटर स्टेज की 4 मुख्य चीजें थी जो उसमें हमने समझी कि रिफ्लेक्स एक्शंस धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, कुछ रह जाते हैं। सेंसेस और मोटर एक्टिविटीज का इस्तेमाल करके बच्चा दुनिया की समझ बनाएगा। सेंसेस आर टीचर्स। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, कोई बॉटल रखी हुई है तो वो गोल है। ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी भी इसी की शुरुआत में और इसके अंत तक आ भी जाती है। डेफर्ड इमिटेशन भी इसी स्टेज में है। ये इंपॉर्टेंट बातें थी इस स्टेज की। आते हैं, हाँ सिंदूर लगाना नॉल भी हो सकता है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में इसमें बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी है। प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको हम कहते हैं, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी एज क्या है? 2 से 7 वर्ष। इससे पहले वाले की हाँ हेयर स्ट्रेटनर से करंट भी लग सकता है। एग्जैक्टली पहले प्याजे होंगे, प्याजे को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद वाइगॉस्की, फिर कोहलबर्ग आएंगे। कोई पूछ रहा है ना कोहलबर्ग कब होगा, जानवी कह रही है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में? 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा देती हूँ एसिमिलेशन और एकोमोडेशन से और सेंसरी मोटर के, अगर होंगे क्वेश्चंस इसमें तो, क्योंकि ये अब हम कल करेंगे फ्रेश माइंड से। आज आप इतना ही रिवाइज कीजिएगा। मैं प्याजे कराने में कई दिन लेती हूँ, उसका रीजन है कि दिमाग में चीजें टिक नहीं पाती हैं। इसमें इतने कॉन्सेप्ट हैं याद रखने को कि दिमाग में सब मिक्स एंड मैच हो जाएंगे अगर एक साथ ही सब कुछ करा दिया तो। ठीक है ना? हाँ, इसकी चर्चा तो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आगे वाली स्टेज और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो 4 स्टेजेस हैं जिसमें से सेंसरी मोटर को हमने आज किया है। और ये आपका, अभी इस पे आप ना जाएं, अभी आप छोटे बच्चे हैं इस थियरी में, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं एसिमिलेशन एकोमोडेशन वाले जो आज हमने पढ़ा है उसके रिगार्डिंग। 1-2 क्वेश्चंस करते हैं। टाइम आपका हो गया है वैसे, बट 8 कैसे बच सकते हैं? अच्छा 8 ही तो बचेंगे, 7 से क्लास थी। कौन से नशे हैं मानसी है? 1 मिनट रुकना यार। अच्छा ओके, चलें। देखिएगा, मुझे लगा ये जो है मेरी वॉच ही गलत समय बता रही है। देखना एक बार, वो 6 वाला जो टाइम था स्कीमा में गलत सेट हो गया था। देखना, ये हम कर चुके हैं। ये आप पढ़ो, इसमें आपको ये क्वेश्चन आप कर पाओगे। पूछा भी हुआ है कब? सीटेट का जब ऑनलाइन पेपर हुआ था जनवरी 2023, 13 जनवरी की शिफ्ट है। पेपर 1 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। 1-2 क्वेश्चन कर लो ताकि थोड़ा दिमाग में सेटल हो जाए चीजें। देखना एक बार, नोट्स मिलेंगे भाई जल्दी ही। मेरा बेटा भी इमिटेट करता है। हाँ, आज हम पैसेज कैसे सॉल्व करें इस पर चर्चा करेंगे यूट्यूब 9 बजे। आपका समझाना तो बस दिमाग में सेट हो जाता है। अच्छा धन्यवाद जी दीपशिका। भांग के? नहीं यार, मैंने कभी नहीं पी भांग। प्रगति कह रही है टाइम तो 7:30 था। नहीं 7 कर दिया है, आप लोग याद रखिएगा 7 कर दिया। समय जो है 7 से 8। और कोई कह रहा है अमूर्त अमूर्त का कॉन्सेप्ट समझा दो। वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नहीं, नेक्स्ट में आ जाएगा, कल आ जाएगा। मतलब दोबारा समझाएंगे प्रतिमा, डोंट वरी, फिर से समझाएंगे आपको एक पिक्चर के थ्रू। जिनको एसिमिलेशन एकोमोडेशन में अगर अभी भी दिक्कत रह गई, अभी क्वेश्चन करोगे ना तो वो चीज दोबारा से आएगी, तो मैं दोबारा से समझाऊंगी, डोंट वरी। तो इसलिए मैं प्याजे में कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, विद क्वेश्चंस आपको करा के चलूंगी। देखना, असर्शन यानी कथन और रीजन यानी कारण। A major criticism of Jean Piaget's theory is the consideration that children are active beings. assertion क्या है, कथन क्या है? जीन पियाजे के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना उनके द्वारा दिया गया विचार है कि बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, यानी बच्चे एक्टिव होते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। यानी ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, ट्रू है कि बच्चे एक्टिव होते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग। यही बात तो हमने पढ़ी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें रीजन की, रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न थ्रू पैसिव रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इसका रीजन ये है कि बच्चे एक्टिव होते हैं क्योंकि वो पैसिवली सीखते हैं। टाइम फिक्स है शुभम, जो आपको टाइम टेबल दिया होता है वही फिक्स है। टाइम तो एकदम टाइम पे शुरू होती है क्लास, 2 से 3 मिनट लेट होती है मुश्किल से। बच्चे सूचना को निष्क्रिय रूप से ग्रहण करके सीखते हैं। निष्क्रिय तो हो ही नहीं सकता ना बच्चा, जब उन्होंने एक्टिव कह दिया तो वो पैसिव क्यों कहेंगे? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये रीजन गलत है। क्योंकि बच्चे पैसिव होते हैं इसलिए एक्टिव होकर सीखते हैं, मतलब ये तो कुछ और ही बात हो गई। तो A इज राइट, A इज ट्रू, बट R इज फॉल्स। जो रीजन है वो गलत है ना, वो इसका रीजन भी नहीं है और अपने आप में भी गलत है। तो इसलिए C ऑप्शन है, A नहीं हो सकता ना। दोनों सही कैसे हो सकते हैं? जब बच्चे को एक्टिव बता दिया पियाजे ने, तो यहां पैसिव कैसे बता देंगे? पैसिवली थोड़ी वो सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को, ठीक है ना। ये एक बात हुई। किसी का और मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, विच ऑफ दीज फैक्टर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा कारक है भाई?
जो संज्ञान के विकास में, दिमाग के विकास में, मानसिक विकास में भूमिका निभाता हो? बताओ। क्रिटिसिज्म बाद में बताते हैं ना, आलोचना किसी भी चीज का। आलोचना का अर्थ क्रिटिसाइज करना, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं उसमें, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना किसी चीज को, उसमें हम आएंगे, पियाजे की आलोचना भी करेंगे। ठीक है बात, फटाफट से बताओ अब, बिना इधर उधर की बातें किए जवाब दो। चलना आगे बढ़ेंगे। आलोचना का अर्थ बुराई नहीं एग्जैक्ट, मतलब वो, क्योंकि मुझे अब यही तो केस है ना, अगर मेरे को सिर्फ आपको ये वर्ड मीनिंग खेलना होता तो मैं आपको कह देती सीधा सीधा कि कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखना किसी में, है ना। आलोचना मतलब बुराई करना, लेकिन जब आप क्रिटिकल थिंकिंग पढ़ेंगे तो वो क्रिटिकल थिंकिंग डिफरेंट होती है। जस्ट बुराई करने को क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कहते हैं, है ना। क्रिटिसाइज करने में हो सकता है आपने कुछ सारे पहलुओं को देख करके चीजें लाई हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ये नहीं कहूंगी कि बुराई करना, बट हाँ कह सकते हो कि आप नेगेटिव्स देख रहे हो किसी में, वो आपका क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा। आप अपनी सिस्टर की शादी में बहुत प्यारे लग रहे थे। अच्छा धन्यवाद अर्शी। जवाब दे दो क्वेश्चन का, ऐसे मक्खन लगाने से बच नहीं जाओगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा। देखिए ए कह रहे हैं कई लोग, समझते हैं कहानी क्या है। आपको पता है 4 फैक्टर हैं, MESE। आपको बता दिया रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड, इन सब की बात प्याजे नहीं करते, कंडीशनिंग की बात प्याजे नहीं करते, है ना। अनुकूलन, हिंदी में ये अनुकूलन लिखा हुआ है, इसको देख के फंसना नहीं है। अडेप्टेशन अगर उधर लिखा होता तब तो ठीक था, क्योंकि कंडीशनिंग को भी अनुकूलन ही कहते हैं और अडेप्टेशन को भी। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंग्लिश वाली साइड देख लेना है, पेपर में भी जो इंग्लिश की साइड होती है उसी को फाइनल माना जाता है, तो हिंदी वाले फंस सकते हैं अडेप्टेशन सोच के। ठीक है। एक्टिविटी, हाँ एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज महत्वपूर्ण होगी लेकिन उतनी नहीं है जितनी एक्टिविटी है, तो यहाँ पे गतिविधि ही आंसर हो जाता है, क्योंकि ये तो आपके 4 फैक्टर्स में आती है। M फॉर मैचुरेशन, E फॉर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को क्या कह सकते हैं हम, एक्टिविटी कह सकते हैं। अनुभव करना मतलब एक्टिविटी करके तो अनुभव लोगे, सोशल एक्सपीरियंस और इक्विलिब्रेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, पेपर 2 का ही क्वेश्चन है। अब आता है आपका एक क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको थियोरी पूरी पढ़नी पड़ेगी। ये भी नहीं है आपके काम का क्वेश्चन, क्योंकि आपको अभी नेक्स्ट स्टेज में समझ आएगा। हाँ ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये हम आज कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फटाफट से करो इसको सॉल्व। इन पियाजे's थियरी what process describes an infant's action when she changes the way she holds her hands as she reaches for round objects as opposed to square ones? फटाफट से बता दो। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो कि एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है? इन्फेंट मतलब इन्फेंट दूध पीते बच्चों को कहते हैं, जन्म से 2 वर्ष के बीच में ही होगा, है ना। जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीके को बदलता है। यानी उसको अगर ये पेन पकड़ना है तो वो इस तरह से पकड़ लेगा, अगर उसको बॉटल पकड़नी है तो वो उस तरह से पकड़ेगा। भाई बॉल पकड़नी है तो आप ऐसे पकड़ते हैं, कोई बड़ा बॉक्स होता है तो आप दोनों हाथों से ऐसे पकड़ते हैं। इसका मतलब वो चेंज कर रहा है जहां जैसी जरूरत है, यानी एकोमोडेट कर रहा है। कंडीशनिंग की तो कोई जगह नहीं है, इंटरसब्जेक्टिविटी होती है। आपने और आपके दोस्त ने साथ में कोई एक्सपीरियंस किया हुआ है, अरे तेरे को याद है हम वहां गए थे ट्रिप पे, कॉलेज ट्रिप पे वहां गए थे, यानी आपने वो साथ में जिया है, तो उसके लिए भी वो अनुभव है। वो पियाजे के केस में यहाँ कोई जरूरी नहीं है आपको पढ़ना, ठीक है ना। स्कीमास तो ठीक है, स्कीम तो है, स्कीमा में तो है ही, लेकिन ये इसे एक्शन को क्या कहेंगे? इस एक्शन को एकोमोडेशन कहेंगे कि उसने चेंज किया है अपने स्कीमा में अलग अलग ऑब्जेक्ट के हिसाब से, कि उसको बॉटल पकड़नी है तो वो एक तरह से हाथ की शेप बनाएगा, और उसको पेन पकड़ना है तो वो एक तरह से पकड़ेगा, कोई गोल चीज पकड़नी है तो एक तरह से, स्क्वायर वाली पकड़नी है तो एक तरह से, तो वो एकोमोडेट करेगा। अब समझ आ गई बात? अगर ये होता कि उसने सीखा है कि कैसे किसी गोल चीज को पकड़ते हैं तो एसिमुलेशन हो जाता, लेकिन यहां गोल को पकड़, दोनों में अंतर की बात हो रही है, चेंज करना पड़ेगा, दोनों की चेंज किया है, मॉडिफाई किया है उसने पकड़ने के तरीके में, तो एकोमोडेशन है। सिंपल बात, क्लियर हुई कुछ हद तक बात? चलिए बहुत बढ़िया, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कल मिलेंगे 7 बजे शाम को। आप सभी का धन्यवाद।